30 मिनट में लेट आया, मुझे कोई इम्पोर्टेंट पड़ गया था, वरना मैं तैयार था, मुझे बताया हुआ था 11 बजे। तो आप सभी को बताना चाहूँगा, मेरा नाम आकाश तोमर है। मैं IPS ऑफिसर हूँ 2013 बैच का, तो फिर 10 साल हो जाएंगे अभी 1-2-3 दिन में मुझे इंडियन पुलिस सर्विस में। तो आप सभी लोगों को देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग रुचि ले रहे हैं कि कैसे हमें ब्यूरोक्रेट बनना है। IAS, IPS, IRS और भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते। ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस बहुत अच्छी होती हैं, जैसे रेलवे सर्विस को अब अलग कर दिया है, IRMS करके रेलवे की अलग अलग सर्विसेज होती थी, तो उनकी एक सर्विस कर दी है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। तो उन और भी बाकी SCRA होता है, या फिर आप ज़रूरी नहीं है कि आप ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ही मतलब IAS IPS बनकर ही अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। अब जैसे नरेश रेहान वेदांता के डॉक्टर हैं, उसका हार्ट फेल होगा तो इलाज तो वही करेंगे ना, तो कोई IAS IPS तो इलाज कर नहीं सकता। हर समाज में हर व्यक्ति की, जैसे टीचर हैं, डॉक्टर हैं, या कोई भी व्यक्ति किसी भी एक वर्ग का है, एक तो हमें डिग्निटी ऑफ लेबर होनी चाहिए। आप लोगों को भी बताया जाता होगा कि हर डिग्निटी ऑफ लेबर मतलब हर कार्य का हमें सम्मान करना चाहिए। डेवलप कंट्रीज में ऐसा ही होता है कि कोई व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है, उससे हम लोग ये नहीं डिसाइड करते हैं कि भाई ये बड़ा, तुम हमसे बड़े हो गए, हम तुमसे छोटे हो गए। तो और हर जॉब ऑक्यूपेशन का अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है सोसाइटी में। कोई एक भी अगर व्यक्ति नहीं रहेगा तो बिना उसके उसका कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। तो फिर हर किसी का इम्पोर्टेंट रोल है। तो जैसे अब हमारी सोसाइटी में थोड़ा ये है कि हम लोग ब्यूरोक्रेसी में जाके, सिविल सर्विस में जाके, मतलब उत्तर प्रदेश PCS का एग्जाम दें, PPS या PCS बने, या UPSC का एग्जाम दें, IAS IPS IRS ये सब बने, या IFS बने। तो थोड़ा समाज में ये होता है कि हम लोग बृहद स्तर पर लोगों की मदद कर सकते हैं, परिवार का भी नाम होता है, तो हम लोगों को खुद भी अच्छा लगता है और दूसरे लोगों के लिए भी हम लोग अच्छा कर सकते हैं, जो अच्छी सोच होती है हमारी। तो ये हम लोग सोचते हैं। तो कभी मैंने नोटिस किया है, अब पता नहीं आप लोगों के उसमें है कि छोटे शहर के लोग सोचते हैं कि अरे मैं तो दिल्ली के लोगों का ही होता है, फिर हम लोगों का कैसे होगा, पता नहीं कैसे तैयारी करते होंगे, 18-18 घंटे पढ़ते होंगे। तो ये तो जो सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद तो हर कोई यही बताता है कि हम 18 घंटे पढ़ते थे। तो ऐसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि कहीं दुनिया के बाहर से लोग आके उनके सिलेक्शन होता है। तो आप ही में से निकलकर, जैसे मुझे 6 महीने हो गए गोंडा में रहकर, तो गोंडा से बहुत सारे, अभी 3-4 दिन पहले ही एक PMO में पोस्टेड एक महिला IAS ऑफिसर है, बहुत सीनियर, वो आई थी गोंडा घूमने, उनका निहाल था गोंडा। और एक और बहुत ही सीनियर IAS ऑफिसर हैं नॉर्थ ईस्ट कैडर के, तो वो आए थे, तो वो भी कॉन्टेक्ट में पता चलता है कि आप ही में से जैसे लोग हैं, आप ही के जैसे परिवारों से, आप ही की जो बैकग्राउंड है, शैक्षिक बैकग्राउंड है, उस तरह से लोग बन सकते हैं। बस हम लोगों को ये नहीं मानना चाहिए कि हम सब में वो काबिलियत है कि हम सिलेक्ट हो सके। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है मेहनत, लगन करनी है। दूसरा, आपके अंदर रेजिलियंस, परसिवरेंस, मतलब कितना आप लग सकते हैं, क्योंकि जरूरी 2012 में रूममेट हुआ करते थे, मेरा साथ में पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, और वो उसका 6 अटेम्प्ट उसने UPSC के दिए, उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में उसका सिलेक्शन हुआ। तो हम लोगों को ये नहीं मानना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। हो सकता है कि हम लोग मैं ये नहीं कर पाता है, बाकी लोग नहीं कर पाते, तो लगातार हम लोग जब लगे रहते हैं किसी एक लक्ष्य के प्रति, तो ही सफलता मिल पाती है। क्योंकि लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि लाखों लोग करनी है, पढ़ाई लिखाई करनी है, और ये कभी हार नहीं मानने वाली बात, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप पहली बार, दूसरी बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर आप सोचेंगे अरे अब तो होगा ही नहीं। तो हेलो, तो परसिवरेंस सबसे इम्पोर्टेंट। और जैसा कि एडिशनल SP साहब ने बताया, साइबर क्राइम के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं, तो सोशल मीडिया पे जैसे कॉन्टैक्ट में है। और दूसरा, मैंने तो सारी सोशल मीडिया उस समय जो हुआ करती थी तो सारी बंद कर दी थी, क्योंकि हम लोग डबल एज स्वॉर्ड है, जैसे बताया, ज्ञानवर्धन के लिए भी हम लोग यूट्यूब पे जाके
वीडियोस देख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में या महात्मा गांधी के बारे में। और दूसरा, टाइम वेस्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि टाइम वेस्ट करना है, दिन भर कुछ ना करे, भाई बोरियत अपनी दूर करनी है, तो उसके लिए भी हम लोग यूट्यूब पे जाके, गूगल पे कुछ भी जाके तो या फेसबुक या ट्विटर की उससे कर सकते हैं। लोगों की मदद करने का भी साधन है, जैसे ट्विटर पे हम लोगों ने गुंडा पुलिस की वो बनाई हुई है आईडी, तो जो कोई भी गुंडा पुलिस को टैग करता है कि भाई हमारे यहाँ ये घटना हो गई या ऐसे बात हो गई, तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट करके मदद करते हैं। सोशल मीडिया सेल हम लोगों का बना हुआ है, तो फिर डबल एज स्वॉर्ड है, लेकिन तैयारी के समय स्पेशली हम लोगों को मुझे लगता है कि फोकस होना चाहिए, हमारा लक्ष्य के प्रति फोकस। जैसे अर्जुन का कहते हैं ना, महाभारत में स्टोरी सुनाते हैं, तो फोकस होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। और सबके अंदर काबिलियत है, अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, जैसे आपने बताया बीए से, बीएससी से, बीकॉम से, कुछ भी आप कर सकते हैं, बस ग्रेजुएट होना नेसेसरी है। और उसके बाद आजकल कोविड के बाद से स्पेशली ऐसा हो गया है कि जनरली ऐसा होता था कि पहले इलाहाबाद, आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से या फिर पुराने के इलाहाबाद से बहुत बच्चे सिलेक्ट होते थे, प्रयागराज से। तो आजकल लोग दिल्ली चले गए, दिल्ली सेंटर मूव हो गया, दिल्ली बेसिक प्रिपरेशन का, तो ज़्यादातर लोग दिल्ली से सिलेक्ट होते हैं। परंतु कोविड के दौरान ऐसा हुआ कि जैसे कोविड की वजह से बहुत सारे लोग नहीं जा सकते थे दिल्ली पढ़ने, तो ऑनलाइन जो कोचिंग्स हैं उनका काफ़ी ऐप्स हैं, जैसे बाईजूस है, टीवी पैड आता है, अनअकैडमी है, और भी बहुत सारी कोचिंग्स हैं, वो भी अपना ऑनलाइन कोचिंग वर्जन भी देते हैं, मतलब क्लास में पढ़ाते हैं और ऑनलाइन भी आप उसे गुड़ना में रहते हुए भी ज्वाइन कर सकते हैं, सारी कोचिंग्स के साथ ही। कोचिंग ज्वाइन करना शुरू में ज़रूरी भी नहीं, शुरू में तो आपको बस जैसे कि उन्होंने बताया कि 6 to 12 अपना बेसिक जो है वो अच्छा होना चाहिए, कि जैसे अभी 9th 10th क्लास में हैं आप, तो जो ज्ञानवर्धन आपने अभी किया है वो बाद में काम आएगा। मतलब 1 साल में कोई यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकता है, कोई ऐसा सवाल होगा जो पूछा जाएगा जो आपने 10 साल पहले पढ़ा होगा, कोई 15 साल पहले पढ़ा होगा, कोई ऐसे ही अखबार में आपने क्लास में नहीं पढ़ा होगा कि वह अखबार में 4 साल पहले देखा होगा। तो अखबार पढ़ना, जिज्ञासा रखना अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में, रिटन जो न्यूज़पेपर होता है मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा ठीक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कंपैरिजन में, तो उसमें लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। तो टीवी के कंपैरिजन में मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर आपको हिंदी का एक अच्छा है, इंग्लिश का एक अच्छा है, पढ़ लें, तो उससे आपको पता चलता रहता है कि आसपास में, देश में, दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और यदि कुछ चीज़ आपको समझ में ना आए, जैसे शुरू में इकोनॉमी के बारे में, जैसे आज ये आ रहा है कि कुछ देशों में इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, तो डिफ्लेशन हो सकता है कुछ देश में हो रहा है, या फिर रिसेशन की तरफ हम जा सकते हैं, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। तो शुरू में आपको लगेगा कि भाई करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या हो सकता है कि आपने जानकारी ना हो, तो जो भी चीज़ आपको लगती है तुरंत आप सर्च करके उसको देख लें गूगल पर, विकिपीडिया पर, तो आपको धीरे धीरे बातें पता चलती जाएंगी। तो फिर आपको जैसे 6 महीने आपको न्यूज़पेपर पढ़ते हुए हो जाएगा, या फिर आपको मतलब बेसिक सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी, फिर आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आप जैसे चीज़ें समझते जाएंगे। तो बेसिक जानकारी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना, मतलब सभी क्षेत्रों के बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए सिलेक्शन के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी स्कूल की किताबें जो 6 से लेकर 12 तक आप पढ़ते हैं, मतलब स्कूल में ही अच्छा पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होनी चाहिए, जिससे कि जो आसपास में चीज़ें, क्योंकि आजकल सब करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हो गया है, हो सकता है किताबों में वो चीज़ें ना आती हों जो यूपीएससी क्वेश्चन पेपर में पूछी जाएं, तो करंट अफेयर्स पे भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। स्पेशली इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रहती है तो हम और अवेयर सिटीजन बनते हैं, हमारी ओपिनियन होता है चीज़ों के बारे में कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उसी में हम लोग फिर जो डायलॉग चल रहा होता है किसी भी चीज़ में, कोई पॉलिसी बनाने को लेकर डायलॉग होता है कि आजकल कोई भी हम लोग जैसे कोई नीति बनाती है सरकार, तो उससे पहले जो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन होता है उसको ऑनलाइन वो डाल देते हैं साइट पे, लोकसभा की साइट पे उसमें, और फिर वो पब्लिक से भी इनवाइट करते हैं कमेंट्स कि यदि आपको कुछ कहना हो और आप उसमें मतलब अपना वो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि नहीं ऐसा हम करेंगे तो बेहतर होगा कोई नीति। तो नीति में पब्लिक के लोग भी सजेशन दे सकते हैं। उसके अलावा बच्चे जो होते हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से जो हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं उसमें इंटर्नशिप्स बहुत होने लग गई हैं,
तो उसमें आप लोग इंटर्नशिप के माध्यम से भी अपना तो सीख सकते हैं। तो बहुत ऐसी चीज़ें जो हम लोगों को अपने शेल से बाहर निकल के, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हम लोगों को करनी चाहिए, कि जिससे कि ज्ञानवर्धन हमारा हो और उसके अलावा हमारी प्रोफाइल थोड़ी अच्छी बन पाए। क्योंकि हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये एक एंड इन इटसेल्फ नहीं हो सकता है। अभी आप सोच रहे हो, कुछ लोगों का मन हो कि हम IAS IPS IFS बनेंगे, या फिर बहुत लोगों का मन होगा कि हम डॉक्टर बनेंगे, कुछ है कि पायलट बनेंगे, कुछ है कि भाई आर्मी में जाएंगे हम लोग। तो अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका जनरल चीज़ों में जनरल नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, हर जॉब में काम आती है। उसके अलावा आपको जागरूक एक नागरिक तो बनाती। तो अगर आप तैयारी करते हैं, मान लीजिए सिलेक्शन भी नहीं होता, तो फिर भी आपके अंदर इतना नॉलेज हो जाता है कि आपका किसी और एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा, या कोई और भी जॉब आप कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी यदि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आप पूछना चाहें, या स्पेसिफिक आपकी कोई जिज्ञासा हो या कुछ, तो आप पूछ सकते हैं। जी बताएं, नाम बता दीजिएगा, नाम और क्लास। देखिए मैं यही सोच रहा था आते आते, जब मैं थोड़ा लेट हो गया तो बैठ जाइए। तो मैं यही सोच रहा था कि मैं अलग अलग, मेरे फादर एक स्कूल प्रिंसिपल थे, तो मैं अलग अलग जगह पढ़ा। शुरुआती शिक्षा मेरी अरुणाचल प्रदेश में हुई, फर्स्ट से थर्ड तक, मतलब KG से थर्ड तक, और फिर फोर्थ फिफ्थ में अलीगढ़ से पढ़ा, फिर 6 से 8 कानपुर से पढ़ा, और 9 से 10th जब मैं सोच रहा था कि भाई UPSC की तैयारी करें, मतलब 9, 10, 11, 9 से भी बच्चे हैं, 9, 10 के, 11th के? अच्छा ठीक है। तो जब इस एज में था तो मैं तब में एक अनूप शहर एक जगह है, एक कस्बा है मतलब, तो उसमें पढ़ता था। फिर 11, 12 में दिल्ली में, जब मेरे अच्छे मार्क्स आए 10th में, तो उसमें स्कॉलरशिप हो गई थी। तो दिल्ली के एक स्कूल में स्कॉलरशिप मुझे मिली, 100% हॉस्टल फ्री और सारी सब कुछ चीज़ फ्री। तो फिर उस चक्कर में हम लोग, क्योंकि आज भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं सारी चीज़ें, तो स्कॉलरशिप मिलने के कारण आसान हो गया। तो मैं 11, 12 मैंने दिल्ली से करी थी। उसके बाद मेरा IIT में भी सिलेक्शन हुआ। IIT रुड़की में मुझे अपने मन मुताबिक ब्रांच नहीं मिली थी। फिर मैंने IIIT इलाहाबाद से BTech किया कंप्यूटर साइंस में। तो हर किसी का अलग अलग वो है, क्या बोलते हैं, तरीका है करने का, सोच है। तो मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे मैं अलग अलग स्कूल से पढ़ा, तो मेरा एक दोस्त था कानपुर में जो मेरे साथ पढ़ता था, उसका भी IIT रुड़की में हुआ, उसी ब्रांच में। तो मैंने तो छोड़ दिया था कि ब्रांच मुझे पसंद नहीं, आर्किटेक्चर मुझे पसंद नहीं है, तो कंप्यूटर साइंस ले लो। क्योंकि सब लोग दूसरों की देखा देखी, जैसे कंप्यूटर साइंस ही सब लोग लेते हैं। हम लोग IIT में काउंसलिंग होती है तो देखते हैं कौन सी ब्रांच सबसे पहले बढ़ जाती है, देखते हैं कि भाई यही सबसे अच्छी ब्रांच है, फिर तो वही लेते हैं, बिना अपनी रुचि को देखते हुए, जिज्ञासा किसमें ज़्यादा है। तो देखा देखी उसी में कंप्यूटर साइंस मैंने ले ली थी। लेकिन जो मेरा दोस्त था, जैसे मैंने वहाँ कंप्यूटर साइंस ले ली, फिर UPSC में मैं IPS बन गया यहाँ पर। तो मेरा दोस्त था, उसने वहीं से IIT रुड़की में मेरे साथ स्कूल में पढ़ा हुआ था, 3 साल कानपुर में साथ में पढ़ा हुआ था। फिर उसकी भी उतनी ही लगभग रैंक आई IIT में, और IIT रुड़की में वही ब्रांच उसने ज्वाइन करी जो मैंने छोड़ी थी, और जो हम लोग साथ में कुछ दिनों पढ़े थे। फिर उसने पूरा किया आर्किटेक्चर से कोर्स, फिर हार्वर्ड से जाके उसने मास्टर्स किया डिज़ाइन में, और आज न्यूयॉर्क में उसकी खुद की कंपनी है, और 60-70 लोगों को खुद US में एम्प्लॉय करता है, खुद CEO है उसका। तो उस तरह से भी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, बस आपकी और दूसरी तरह से भी आप बन सकते हैं। तो ऐसा कोई एक फिक्स्ड टारगेट नहीं है, एक फिक्स तरीका नहीं, अलग अलग तरीके हैं। बस सब में यही है कि मेहनत सब में आपको करनी है, मेहनत करनी है, और लक का भी बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन और डिटर्मिनेशन होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि पहले स्टेप में ही आपको सफलता मिल जाए, तो लगातार आपको लगे रहना पड़ता है। और मैंने इंजीनियरिंग करी थी, उसके बाद फिर वो एक प्राइवेट कंपनी है कंसल्टिंग की कंपनी, उसमें जॉब करी थी। मेरा इनिशियली मन था कि मैं US में जाऊँ, मास्टर्स करूँ, जैसे मेरे की ज़्यादातर बैचमेट्स करते थे, गए हुए हैं ज़्यादातर बहुत सारे लोग जिन्होंने
यूएस में मास्टर्स करके अभी वहीं पे हैं यूएस में, तो वो भी सक्सेसफुल हैं। और यहाँ पर आके हमें लगता है कि भाई हम भी अपना नौकरी में अच्छा कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, पर जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी दे, जिस काम में कर रहे हो वो आपको अच्छा लगे। क्योंकि आप जिंदगी भर मान लीजिए आपको लगता है कि जैसे पेरेंट्स फोर्स करते हैं आपको कभी डॉक्टर ही बनना है मान लीजिए, और आपका बायोलॉजी और उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, तो ना तो आप अपना बेस्ट उसमें दे पाएंगे और ना ही फिर आपको इतना मन भी नहीं लगेगा रोजाना वही काम करते करते जिसमें आपकी रुचि नहीं। तो सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा स्कूल से कि हम लोगों की काउंसलिंग हुआ करती थी 11th-12th में, जैसे बाहर से काउंसलर्स आया करते थे, वो बताते थे टेस्ट वेस्ट होके कि भाई आपको ये चीज़ अच्छी लगती है, ये चीज़ अच्छी लगती है, तो उससे फिर डिस्कस करके कि हाँ आप ये कर सकते हो। तो हम लोगों की काउंसलिंग कुछ को बताया कि अच्छा आप आर्किटेक्ट ले लो, आप आर्किटेक्ट बनना चाहिए, कुछ को बताया कि आप इंटीरियर डिज़ाइन कर लो, कुछ को बताया कि आप इंजीनियरिंग कर लो, मतलब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। उससे थोड़ा इस इम्प्रेशनेबल एज में 11th-12th में लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाता है कि आगे जाके आपको क्या करना चाहिए। तो ये काउंसलिंग ऑनलाइन भी होती है, ये करियर काउंसलिंग, तो स्कूल की तरफ से भी कुछ लोग इनवाइट कर सकते हैं जो आपकी मदद कर सके। तो ये आप डिसाइड कर लें कि जिसमें आपकी रुचि हो उस सब्जेक्ट को आप लें, और उसके बाद आप पहले ग्रेजुएशन करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जाके आप सोचिए कि आपको कहाँ जाना है, कि यूपीएससी की तैयारी करनी है तो वो कर सकते हैं, या फिर अपने उसी क्षेत्र में सबसे अच्छा कर सकते हैं तो वो आप करिए। ठीक, थैंक यू। सर मेरा नाम मोहित मिश्रा, मैं क्लास 11वीं का छात्र हूँ। सर आईपीएस बनने से पहले आपके अंदर कौन सी ऐसी भावना आई थी कि सर मैं आईपीएस ही बनूँ, और क्या यूपीएससी की तैयारी ग्रेजुएशन में ही करनी चाहिए? नहीं बैठ जाइए। जैसा कि मैंने बताया अभी जैसे आप आपके 11th में ना, तो न्यूज़पेपर पढ़ने से आप शुरू करिए। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप डेली? जी अभी तो नहीं सर। हाँ, तो न्यूज़पेपर पढ़ने से आप शुरू करिए, और जो चीज़ समझ में ना आए उसको फिर आप विकिपीडिया पे देख सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं, नोट्स बनाने की कोशिश करिए। और लोकल न्यूज़ पढ़ने से इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है गोंडा में कि फलाने ने फलाने को पीट दिया, 2 लोग घायल, या राज्य की न्यूज़ और नेशनल लेवल की न्यूज़, उसको फाइनेंस में, और देश विदेश की न्यूज़, वो जनरली जैसे दैनिक जागरण बहुत अच्छा अखबार है, उसको आप पढ़ सकते हो। एक आपका बेस तैयार हो जाएगा। और फिर जो क्लास में आप पढ़ रहे हैं, जैसे कौन सा आपका क्या आप कर रहे हैं 11th में, क्या लिया हुआ है आपने? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अच्छा, पीसीएम ली हुई है, तो वही जो पढ़ाई है वो आप अच्छे से करिए। उसके अलावा बेसिक अपना नॉलेज आप बढ़ाते जाइए। फिर ग्रेजुएशन में जो भी आपको करना है, जैसे इंजीनियरिंग करनी है, वो करनी है, तो लगातार आप इन सब चीज़ों में ही लगे रहेंगे। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा इसीलिए हो गया, मैंने तो केवल 7-8 महीने तैयारी करी थी, क्योंकि मैं शुरू से मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था। मैं शुरू से अखबार पढ़ता था, शुरू से कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स पढ़ता था, नॉलेज के लिए। ऐसा ही कुछ नहीं कि मतलब कि मुझे यूपीएससी में जाने शौक था मेरा। जैसे स्पोर्ट्स स्टार क्रिकेट की मैगजीन आए, स्पोर्ट्स की मैगजीन आती तो वो पढ़ता था। फ्रंटलाइन एक मैगजीन थी, द हिंदू अखबार है, उसकी मैगजीन आती है, वो पढ़ता था। और अभी भी मतलब शौक है विभिन्न चीज़ों के बारे में पढ़ने में, देखने में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स, जैसे सरकारी ईयरबुक आती है, इंडिया ईयरबुक, जो जैसे आपने देखी होगी कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, कि उसमें दिया रहता है पहला प्रधानमंत्री कौन था, वैसे इंडिया ईयरबुक आप किसी ने देखी? तो वो सारे फैक्ट्स तो आपको पता होने चाहिए, बट वो यूपीएससी में नहीं पूछे जाते हैं। ये जो उसमें एनालिसिस बेस्ड चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। प्रीलिम्स में हो सकता है पूछ लिया जाए फैक्चुअल नॉलेज, लेकिन आपका सोचने का तरीका क्या है, सोचने की क्षमता किस तरह की है, मेंस में उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आप पढ़ लें, इंडिया ईयरबुक पढ़ लें। तो और बेसिक तैयारी तो मुझे लगता है ग्रेजुएशन के बाद ही आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये करना, स्कूल की पढ़ाई अच्छे से होना, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं, मतलब मुझे कुछ लोग सोचते हैं कि हम आर्ट साइड ले लेंगे और 3 साल में हो जाएगा, फिर यूपीएससी का एग्जाम दे देंगे। तो ऐसे सोचने से, मतलब बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, हो सकता है ना हो पाए ना हो पाए, और तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि केवल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अपना जो करियर है, ग्रेजुएशन वगैरह ये सब सोचें हम लोग। तो हमें अभी आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें, जो मैगजीन हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन आती थी हिंदी में, मुझे पता नहीं आप इस समय कौन सी आती है?
हाँ, योजना घोषित, ये सब आप लगातार पढ़ें और बाद में अपनी साथ में जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई, वो आप करते रहें तो ठीक रहेगा। डेली आप 1-1 घंटे भी पढ़ेंगे ना, अगले 4 साल तक, 5 साल तक, जब आप ग्रेजुएट करते हैं तब काफ़ी नॉलेज आपका बढ़ चुका होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप 18-18 घंटे पढ़ के ही सिलेक्शन होता है। तो 1-1 घंटे भी अभी से पढ़ेंगे ना, जैसे वो कछुआ कहते हैं तो रेस जीत जाता है उससे, खरगोश से, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस होता है। अभी से आप 1-1 घंटे भी पढ़ेंगे तो फिर, या फिर आप एंड के 6 महीने 18 घंटे पढ़ लीजिए। तो अभी से आप 1 घंटे उसमें अखबार में, अच्छी मैगजीन्स में, इंडिया बुक, इन सब चीज़ों में ध्यान देंगे तो फिर मेरे हिसाब से ठीक है। और ग्रेजुएशन के बाद आपको सोचना चाहिए कि आपको क्या तैयारी करनी, किस फील्ड में जाना है। हो सकता है आपको लगे कि भाई नहीं, हम अच्छा नेशनल लॉ स्कूल से कॉर्पोरेट लॉयर हम बन सकते हैं पढ़ के, या हम IIT में जाके हम इंजीनियर बनेंगे, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं अभी, या हम डॉक्टर बनेंगे। तो अभी स्कूल की पढ़ाई और ग्रेजुएशन की पढ़ाई, उन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देकर हम लोग इसको भी थोड़ा बहुत, मतलब 1-1.5 घंटे हम लोग दें तो ठीक रहेगा। सारा समय उसी पे डिवोट करना जिससे हमारी स्कूल की पढ़ाई इफेक्ट हो, ग्रेजुएशन की पढ़ाई इफेक्ट हो कॉलेज की, तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक नहीं है। क्योंकि दोनों ऑप्शंस हम लोगों के पास होने चाहिए कि भाई नहीं सिलेक्शन होता है तो हमें क्या करना है। ठीक है, और कोई? एक-एक करके पूछिए, एक-एक करके। देखिए, जैसे अवधारणा है, हम लोग ये परसेप्शन जो है, बचपन में जैसे मैं भी पढ़ता था, हम लोग भी सोचते थे कि बच के रहना है तो नौकरी में आने से पहले, लेकिन ज्वाइन करने के बाद आपको अलग अलग चीज़ें पता चलती हैं कि कैसे घंटों मेहनत करनी पड़ती है पुलिस को। तो अभी हम सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर अपने जो कार्य हैं उनके माध्यम से, जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग, मतलब जनता से पुलिस को जोड़ना, वो सब चीज़ें कोशिश कर रहे हैं कि जिससे पता चले कि डर तो होना चाहिए, लेकिन अपराधियों को डर होना चाहिए, जनरल पब्लिक को डर नहीं होना चाहिए यदि आपने कोई कानून नहीं तोड़ा। और अपराधियों के मन में डर होना चाहिए, ऐसा हो भी रहा है, परिवर्तन इसमें हो रहा है। और इसके लिए लगातार जो, एक तो हमारे पुलिस कर्मियों की भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग ज़रूरी है कि हम लोगों को भी बताया जाता है कि भाई अपना व्यवहार पब्लिक से ठीक होना चाहिए। और क्रिमिनल्स की जैसे कभी कभी आदत हो जाती है 18-18 घंटे काम करते करते कि हम हर किसी से एक ही तरह से बात करते हैं, तो वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है परसेप्शन, और जनता के मन में भी थोड़ा पॉजिटिव परसेप्शन बन रहा है। उसमें थोड़ी ये दिक्कत होती है पुलिस के साथ कि यदि हम कोई भी कार्रवाई करते हैं, जैसे 2 लोग आपस में लड़कर आ गए, तो जिसमें से एक की तो गलती होगी तो एक तो जेल जाएगा ही, तो वो पुलिस के बारे में एक आदमी तो मतलब 50% तो गलत बोलेंगे। तो पुलिस के साथ ये दिक्कत होती है कि कार्रवाई भी हम लोगों को करनी है, बट हम ऐसा नहीं है कि हम लोग आर्मी की तरह की विदेशी ताकतों के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। हम अपने ही सिटीजन्स को हम लोग एक जो रूल ऑफ लॉ है, कानून के उसमें दायरे में रखकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग एक बेसिक सोसाइटी के लोग एक ऐसा बेसिक चीज़ों को, बेसिक डेकोरम को मेंटेन करते हुए चले, बेसिक कानून को मानते हुए चले, जिससे कि सोसाइटी फंक्शन कर सके। तो उसमें पुलिस का रोल होता है कि वो उसको इन्फोर्स करना, जो बेसिक चीज़ें हैं। तो उसमें कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती है जिसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, सब लोग अपने उससे ही सही चलते हैं। जैसे US में आप देखेंगे कि भाई ट्रैफिक पुलिस में कोई है, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती इतना चालान वालान करने की, क्योंकि सब लोग ऑटोमेटिकली अपना हेलमेट, बाइक में है तो हेलमेट लगा के चलेंगे, कार में है तो कोई सीट बेल्ट पहन के चलेंगे, लेन नहीं तोड़ेंगे, कोई व्यक्ति भी नहीं है, कोई तो पुलिस वाला भी नहीं है तो भी रेड लाइट से आगे नहीं जाएंगे। इसमें हम लोगों की भी ज़रूरत है कि जो कानून बने हुए, तो उसके बारे में जानकारी होना हमें कि भाई ये जागरूक सिटीजन होने के उसमें क्रम में है। और उसका यदि ज़्यादातर लोग तोड़ते हैं उस कानून को, तब जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनको दिक्कत होती है। अब 90% लोग आप देखेंगे यहाँ पर कि भाई कोई विदाउट हेलमेट चल रहा है, कोई ट्रिपलिंग करके चल रहे हैं, 3-3 लोग 4-4 लोग बैठे हुए चल रहे हैं मोटरसाइकिल पर, या कानून, तो तब दिक्कत होती है, हम लोगों के लिए भी दिक्कत होती है।
और सोसाइटी एज अ होल भी उसमें भी दिक्कत होती है। तो पुलिस की छवि बनाने के लिए तो एक तो हम लोग सेंसिटिविटी ट्रेनिंग देते हैं व्यवहार के लिए, और दूसरा आम नागरिकों को भी, यदि वो कानून आप लोग पालन करने लग जाएंगे जो आप ही की बेहतरी के लिए बने हुए हैं, जैसे ट्रैफिक के हैं, अन्य चीज़ों के हैं, या बिना वजह किसी से मारपीट नहीं करनी चाहिए या छेड़छाड़ नहीं करनी, तो अच्छी बात है। अगर कोई नहीं तोड़ेगा तभी तो पुलिस कार्रवाई करेगी, गलत काम करेगा तभी पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। तो एक तो कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए हम लोगों को, कानून का पालन करना चाहिए। तो कम से कम लोग यदि कानून तोड़ेंगे तो फिर जनरल उसमें सुधार आएगा। और तो पुलिस के प्रति भी वैसा हो जाती है, हर किसी को फिर ऐसा नहीं देखेंगे भाई इसने कुछ गड़बड़ किया हुआ। तो एक तो ये है, दूसरा हमें भी अपना सुधार करने की जरूरत है, सुधार हो भी रहा है व्यवहार के बारे में और उसके ड्यूटी आवर्स के बारे में। जैसे कि 14-15 घंटे काम करने के बाद कोई आता है तो निश्चित ही अपना बेस्ट व्यवहार को नहीं रख पाता है, तो उसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी जो है, जो सारे कानून का पालन कर रहे हैं, जिसने कुछ गलत नहीं किया है वो डरे भी नहीं। आजकल डरते भी नहीं है इतना, आम आदमी से डरते नहीं है, आप लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि हम लोग किसी ने कुछ गलत नहीं किया है तो उसे कुछ करते भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए, कर भी नहीं सकते, तो वो क्यों डरेंगे, डरना भी नहीं चाहिए। तो ऐसा बस है कि हम लोगों को सही जिम्मेदार नागरिक बने, कानूनों का पालन करें, और पता होगा हमें तब पालन करेंगे ट्रैफिक के कानून या वैसे जितने भी कानून हैं। और जो ये सोच के चलिए कि जो कॉमन सेंस जो कहता है, या जो माँ बाप जो आपको सिखाते हैं कि भाई बेटा ये सही होता है, ये गलत होता है, जनरली कानून भी लगभग उसी जैसे ही होते हैं। कि माँ बाप कहते बिना वजह किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, इसको मारो पीटो नहीं, तो वही कानून भी वैसे ही है लगभग, कि अब ज़्यादा उसमें आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो सही आप चीज़ें करें तो क्रम में, तो धीरे धीरे हम लोग सुधार कर रहे हैं एज ए सोसाइटी और एज अ एनफोर्समेंट एजेंसी, एज ए गवर्नमेंट फंक्शनरी। तो मेरे हिसाब से पुलिस की कार्यप्रणाली भी काफ़ी सुधरी है, और जनता के मन में भी मतलब पहले से कम है। पहले तो और ज़्यादा हुआ करता था जब मैं स्टूडेंट था तो अभी आप स्टूडेंट है, हो सकता है आप बाद में अफसर बने तो आपको और बाद में और सुधार होगा। तो ये तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है कंट्री की। तो जब विकसित नहीं होता है देश, बिल्कुल करीब होता है, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं हम लोगों को। जब अब जैसे प्रगतिशील देश है हमारा, विकासशील देश है, तो उसमें प्रॉब्लम्स हैं पर कम है। और बाकी हम लोग जैसे आप लोग मेहनत करेंगे, अभी हम लोगों के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो आपकी उम्र के लोग जो 15 से 59 साल के लोग हैं, जो कि काम करने वाली एज में, वैसे अभी इंडिया में विश्व में सबसे ज़्यादा है, मतलब चाइना से भी बहुत ज़्यादा है। चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, तो फिर जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो थोड़ी कम हो गई, एवरेज पॉपुलेशन की एज बढ़ गई है। तो इंडिया में अभी भी वो है, यदि हम कोशिश करें, मेहनत करें, तो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं अभी और आगे आने वाले 8-9 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2-3 साल से ऐसा हुआ है कि चाइना से ज़्यादा बढ़ गई है इंडिया की GDP ग्रोथ। तो यदि हम लोग 8-9 साल ऐसा कंटिन्यूस करेंगे तो और बेहतर हो सकता है देश के लिए, क्योंकि अब इंडिया की स्टैंडिंग जो है ग्लोबल, उसमें आप देखेंगे तो पहले से काफ़ी अच्छी है, इकोनॉमी वाइज भी। अभी आज की डेट में चाइना की प्रति व्यक्ति आय जो है इंडिया से 3 गुना है। परचेसिंग पावर पैरिटी में मतलब देखें आप तो 2.5 गुना है। लेकिन 1990 के समय मतलब इंडिया की ज़्यादा थी, इंडिया की चाइना से 1.5 गुना थी, और पाकिस्तान की इंडिया से 1.5 गुना थी। तो ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं, और इसमें लगातार हम लोगों को जो स्टूडेंट्स हो, इसीलिए तो आप कहते हैं, कभी सोचते हो कि हमें क्यों कहते हैं कि छात्र एक भविष्य हैं हर किसी, इसीलिए कहते हैं कि जो भविष्य हैं, जो अभी वर्किंग एज पॉपुलेशन आ रही है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि हम अच्छे से काम करें। आपकी टीचर्स की हमारी जिम्मेदारी होती है कि आपको गाइड करें, तभी ये सतत ये विकास की प्रक्रिया चल पाती है। और आगे आने वाले 8-10 साल, 15-20 साल उसमें आप लोगों का योगदान रहेगा, तो उससे जो हमारे देश है और देश के इंस्टीट्यूशन और बेहतर हो सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। मेरा नाम है आयुष्मान मुझे, मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मेरा आपसे प्रश्न है कि आपकी सफलताओं के पीछे किसका हाथ है, आपके माता पिता का या आपके शिक्षकों का, क्या हमारा मार्गदर्शन? बढ़ जाइए। देखिए, सफलता के पीछे बहुत रीजंस होते हैं। एक तो है कि एक तो आपको स्टेबल
एनवायरनमेंट मिले, जैसे कि आप यहाँ आ रहे हैं, आपका स्कूल और इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर लेके आए कि हम लोग के आपको फिर स्पीच दें और बताएं, तो एक तो अच्छा एनवायरनमेंट आपको स्कूल की तरफ से, परिवार की तरफ से मिलता है, वो बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंट्स का तो निश्चित ही योगदान होता है, पेरेंट्स का, टीचर्स का तो शुरू में योगदान होता है आपके बारे में, आपको एज एक आइडियल इंडिविजुअल की तरफ डालने की तरफ कोशिश जो करते हैं पेरेंट्स और आपके टीचर्स, क्योंकि यही इम्प्रेशनेबल एज होती है। जैसे आप 10th 11th में हैं तो आप सही रास्ते पर भी जा सकते हैं, गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। तो इस एज में पेरेंट्स का और टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही रहा, मेरे पेरेंट्स का और टीचर्स मेरे काफ़ी थे, जो मैं 9th 10th 11th के टीचर्स अभी भी याद करता हूँ, तो उनका योगदान काफ़ी होता है। और फिर बाद में आप देखते हैं तो जैसे मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स जैसे होता है ना, उसमें फिर ये होता है कि बेसिक चीज़ें जब आपके पास होती हैं, एक थ्योरीज हैं कि मतलब आपको किस, हाँ हिंदी में आवश्यकताओं के सिद्धांत उसको बोलते हैं, कि आपको बेसिक चीज़ें जब आपकी फुलफिल हो जाती हैं, जैसे खाने पीने को आपको मिल रहा है, तो उसके बाद आप आगे सोचेंगे कि भाई यूपीएससी में या हम टीचर बन जाएं या कुछ और बन जाएं। तो सोसाइटी में आपको ऐसे स्थान पर होना चाहिए कि जैसे उसमें आपके जो बेसिक नीड्स आपके फुलफिल कर रहे हैं, या बेसिक आपकी पढ़ाई हो गई, एजुकेशन हो गया, खाना पीना हो गया, तो इसमें आपके पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हमेशा रहेगा भी। आपने देखा हर कोई अपने बिना अपने पेरेंट्स के गाइडेंस के या मेहनत के नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जिनके पेरेंट्स ने स्कूल ही नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं, उनको पता होता है इतना कि भाई मेरा बेटा पढ़ जाएगा, मेरी बेटी पढ़ जाएगी, तो उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, खेत पे जाते हैं, खुद हो सकता है 2 रोटी कम खाएं, पर आपके लिए देखते हैं कि आप अच्छे स्कूल में चले जाएं। तो पेरेंट्स की सैक्रिफाइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और टीचर्स की भी। टीचर्स अपना उसलिए तो करते ही क्योंकि उनका काम है टीचिंग, लेकिन उसके अलावा स्व प्रेरणा से और भी ज़्यादा बहुत सारे टीचर्स इसमें कोशिश करते हैं कि आपके अंदर ऐसा सुधार आए, क्योंकि खुद भी उनको अच्छा लगता है कि किसी में पॉजिटिव चेंज आए। और लास्ट खुद का भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें होती रहें, अगर आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, खुद आपके अंदर मन नहीं होगा कि मैं ये बनूं, तो नहीं हो पाएगा। तो खुद का भी आपके वो होना चाहिए, क्योंकि एंड में करना तो खुद ही है, बाकी सब लोग आपकी मदद कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। तो खुद मेहनत करना, खुद लगातार डटे रहना मोर्चे पर, कि मान लीजिए पहली बार नहीं हुआ या असफलताएं भी आती रहती हैं, हर किसी के जीवन में ऐसा नहीं होता है कि हर कोई, जैसे इंडिया भी क्रिकेट खेलती है तो हर मैच नहीं जीतती है, कोई भी टीम या कोई भी इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे रॉजर फेडरर हो गया, वो भी हर मैच नहीं जीतता, भले ही उसको ऑल टाइम ग्रेट्समैन पर बताया जाता है। तो ये असफलताएं और ये सारी चीज़ें तो जीवन का पार्ट ही है, बट हमें लगातार इसमें दृढ़ निश्चय के साथ लगे रहें, हार नहीं माने। तो इसके लिए खुद का जो वो है, खुद का एटीट्यूड है और खुद की जो क्षमता है वो कार्य आती है। तो खुद भी अपने अंदर ये डेवलप करना, कोशिश करके रखना है कि हमारे अंदर फिर हम लोग अगर सिलेक्शन होंगे तो हम सिलेक्ट होते हैं तो हमारे परिवार के लिए, परिवार का नाम होता है, क्षेत्र का नाम होता है, टीचर्स खुश होते हैं, पेरेंट्स खुश होते हैं। तो खुद ही इस चीज़ से, और खुद भी आपको बहुत अच्छा लगता है, तो खुद ही इस चीज़ से प्रेरणा लेकर हम लोगों को मेहनत करनी चाहिए। और तीनों का ही फिर रोल हो गया, तो एंड में तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो यही हो गया कि खुद को हम लोगों को इन सबको प्रेरणा मानकर, जो अपने जीवन में है या कोई अन्य भी व्यक्ति हो गया जिसकी लाइफ को हम लोग ऐसा देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज़ ही कोई हो गए या स्पोर्ट्स पर्सन ही हो कोई हो गए, जो बहुत मुश्किलों से आके अपने मुकाम पर पहुँचे, तो उनसे भी हम लोग प्रेरणा ले सकते हैं। और तो हर किसी का इसमें मेरे हिसाब से रोल होगा, पेरेंट्स का भी होगा, टीचर्स का भी होगा, और किसी व्यक्ति जिसको आप आइडियल मान सकते हैं उनका भी होगा, और खुद का तो सबसे ज़्यादा है। एंड तक आपको मेहनत करना लगे रहना, हार नहीं मानना। ठीक है। मैडम मिनिस्टर क्लास 9C का छात्र हूँ सर। तो ऐसे क्वेश्चन है सर, 100 नंबर को हटा के 112 क्यों किया गया सर? देखिए 112 नेशनल इमरजेंसी नंबर है, पूरे राष्ट्र में ये चल रहा था।
112, तो एक रूपता देने के लिए इसको किया गया है कि बाकी राज्यों में ऑलरेडी चल रहा था 112, तो उत्तर प्रदेश में भी 100 के बजाय 112 इसलिए कर दिया। जैसे यूएस में आप देखते हैं कि 911 हॉलीवुड मूवीज आपने देखी होगी कुछ, तो 911 डायल करते हैं वहाँ पे, तो यूएस का नंबर 911 है। अभी कोई राज्य उसमें 100 कर ले या 200 कर ले तो थोड़ा राज्य के बाहर आने वाले व्यक्तियों को थोड़ा दिक्कत होगी, तो ऑनलाइन मतलब देश के सिस्टम से इंटीग्रेट करने के लिए इसको 112 किया गया है। शुरू में थोड़ी डिफिकल्टी आई, लोगों को पता नहीं था कि भाई 112 नंबर क्या है, लेकिन शुरू से ही मतलब 112 जो सेंट्रल देश का रिस्पॉन्स का इमरजेंसी नंबर रहा है, और इस वजह से इसको किया गया है। ठीक है। My name is Rana Pandey, I am class 10. सर यूपीएससी में ऐसा क्यों होता है कि अधिकतर मात्रा में सीबीएसई बोर्ड का सिलेक्शन होता है, यूपी बोर्ड का कम क्यों होता है? अच्छा बैठिए। देखिए ये बहुत ऐसा नहीं है कि यूपी बोर्ड से सिलेक्शन नहीं होता, हर बोर्ड से सिलेक्शन होता है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या किसी भी तमिल बोर्ड, तेलुगु बोर्ड। जैसे मेरा जब सिलेक्शन हुआ था तो टॉप 20 में 4-5 रैंक तो मलयालम लिटरेचर जिन्होंने ऑप्शनल लिया था उनकी आई थी। तो जो अपने लैंग्वेज का लिटरेचर ले लें, जैसे हिंदी लिटरेचर आप ले लें, तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होता। बट ये बात सही है कि जब एडिशनल एसपी साहब का सिलेक्शन हुआ होगा तो उस समय जितने लोग हिंदी माध्यम से सिलेक्ट होते थे, आजकल नंबर उसका कम हो गया है। उसके 2-3 रीजन से मुझे लगता है। एक तो प्रतियोगी जो हमारी किताबें हैं, जो हमारी पुस्तकें हैं कंपटीशन की, इंग्लिश, क्योंकि हर दुनिया में दुनिया के ज़्यादातर देशों में इंग्लिश बोली जाती है, समझी जाती है, तो हो सकता है कि किसी टॉपिक की जो किताब है, फिजिक्स की जैसे कोई किताब है, रेसनिक हेरिडे किताब हो गई, जैसे मैथ्स की किताब हो गई, SL लोनी ट्रिग्नोमेट्री की किताब हो गई, तो ऐसी ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में उसी स्तर की किताबें हम लोगों को मिल पाए। तो ये रीज़न होता है कि भाई उस स्तर की किताबें नहीं होती हैं जनरली जितनी इंग्लिश में होती हैं। एक तो ये रीज़न है, और दूसरा ये रीज़न है कि हम लोग जैसे आजकल ये अपेक्षा रखने लग गए हैं, ऐसा कोई वो तो नहीं है कि जैसे इंग्लिश बेसिक नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। इंग्लिश भले ही आप फ्लुएंटली ना बोल पाए, लेकिन समझना और बेसिक नॉलेज, जैसे इंग्लिश का, मैथ्स का, जैसे हमारा एक वो पेपर आ गया है प्रीलिम्स में CSAT का, तो इंग्लिश और मैथ्स का बेसिक नॉलेज उसमें आता है, मतलब क्वालिफाई आपको करना पड़ता है। तो उस टाइप का क्वालिफाइंग टाइप का आपको इंग्लिश की और ये सब जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी रियलाइज करते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें जैसे इंटरनेट पे भी आप देखेंगे, इंटरनेट पे भी अब कुछ चीज़, वैसे तो ऑप्शन होता है वो ट्रांसलेट करने का, आजकल 2-3 सालों में आने लग गया कि विकिपीडिया हम किसी भी भाषा में देख लें, और आसानी हो गई है। लेकिन पहले पिछले 15-20 सालों से बीच में नहीं था कि जैसे विकिपीडिया भी, इंटरनेट भी सब इंग्लिश में ही अवेलेबल था। अब तो इजीली ट्रांसलेट हम कर सकते हैं उसी को, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन आ गया है। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस में पढ़ा हुआ था कि उसको प्रोसेस करके हम लोग फिर किसी लैंग्वेज से किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। इंटरनेट पे आपने देखा होगा, इससे इंग्लिश में भी जो चीज़ें लिखी गई हैं वो हिंदी में आ जाती हैं। तो अब तो आपको वो चीज़ है कि आप वो कर सकते हैं, लेकिन बीच में ऐसा था कि जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो इन सब चीज़ों वो भी नहीं देख पाता था। और जनरली लोग सोचते हैं कि जो वेल टू डू होते हैं, ये भी ज़रूरी है कि कोचिंग से भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो जो लोग शहर के रहने वाले होते हैं, जिनके पास पैसा होता है कि भाई 1 लाख रुपए हम बच्चों पे खर्च कर सकें साल में, या 2 लाख रुपए खर्च कर सकें, कोचिंग का जो खर्चा होता है, तो वो जनरली इंग्लिश शहर में CBSE स्कूल्स होते हैं ज़्यादातर, तो उसमें थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है बड़े शहरों में उन लोगों को कि फाइनेंशियल उनको थोड़ी दिक्कत कम होती है। और जो उत्तर प्रदेश या बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों से, छोटे शहरों से बच्चे जो होते हैं, तो उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई 2 साल तैयारी कर ली, अगर नहीं हमने और समय यहाँ पर देंगे, लाखों रुपए खर्च होंगे, हो सकता है माता पिता के पास इतने पैसे ना हो, संसाधन ना हो।
तो कई रीजंस हैं, बट कोई एक्टिव ऐसा वो नहीं है कि भाई कोई षड्यंत्र हो कि भाई यूपी बोर्ड के बच्चों को नहीं लेना है। यूपी बोर्ड के बच्चों का भी सिलेक्शन होता है, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ इनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज भी चेंज हो गया है, पहले तो 90% लोग जो अपनी यूपी के थे तो यूपी बोर्ड से पढ़ते थे, हिंदी माध्यम से पढ़ते थे। अब थोड़ा परसेंटेज कम हो गया है, तो ये कम तो हुआ है, लेकिन इसको आप ठीक कर सकते हैं इसलिए क्योंकि अब इंग्लिश की जो सारी चीज़ें इंटरनेट पर उपलब्ध थी वो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यह अपेक्षा करूंगा कि बेसिक इंग्लिश आपको ही पढ़ाई जाती है, छठी क्लास से तो इंग्लिश पढ़ाई जाती है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की होना ज़रूरी है आज की दुनिया में। तो उससे आप भले ही आप फ्लुएंटली इंग्लिश इतनी बोल ना पाए, लेकिन जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो इंग्लिश की पुस्तकों में है, हिंदी की भी पुस्तकें पढ़ें, इंग्लिश की भी पुस्तकें पढ़ें, तो उससे आपका नॉलेज बढ़े, वैसा हो जाएगा। फिर नॉलेज में आपको और इंग्लिश वाले छात्रों को नॉलेज डिफरेंस नहीं रहेगा। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, सभी के केसेस में नहीं होता, कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे छोटे कस्बे के लोग हैं, गांव के लोग हैं, तो यही सोचते हैं कि यार हम तो इनसे कैसे कम्पीट करेंगे, तो बड़े शहरों से पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो थोड़ा इस टाइप की भावना भी मन में आ जाती है। तो इसको ये नहीं करना चाहिए, मतलब इससे बचना चाहिए। इस वजह से थोड़ा कॉम्प्लेक्स जो हमारे अंदर हो जाता है, वो जो खुद ही हम ही लोगों को थोड़ा नुकसान पहुंचाता है। अगर हम कॉन्फिडेंट रहें, ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें, बट कॉन्फिडेंट रहें अपनी एबिलिटीज़ में कि हम भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें बेसिक इंग्लिश हम लोगों को आए तो इंग्लिश की अगर हमें ज़रूरत पड़े तो वो कर सकते हैं, वो सारी नॉलेज हो हमारे पास। और बाकी नहीं भी आ रही है अभी आज की डेट में, तो ट्रांसलेट करके हम लोग उसको देख सकते हैं। लेकिन जो रिसोर्सेज हैं इंग्लिश की, जो किताबें हैं, तो उसका जो नॉलेज है वो हमारे पास किसी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, किसी और माध्यम से यदि हमारे पास है और हम इंग्लिश समझने की हमारे पास क्षमता है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत लोगों का सिलेक्शन इसमें अभी मैं जानता हूँ 18th रैंक एक इस बार आई है, सुनील धनवंता, वो हिंदी माध्यम से है, और भी बहुत सारे लोग, हाँ रवि सिहाग है, हाँ तो उनकी भी आई है तो हिंदी माध्यम से। बस थोड़ा टफ तो है क्योंकि किताबें और वो जो टीचिंग रिसोर्सेज इतनी नहीं है, क्योंकि जो हिंदी माध्यम का कोई व्यक्ति होगा वो फिर तेलुगु तमिलनाडु के बच्चों को पढ़ा लेगा, कर्नाटका के बच्चों को पढ़ा लेगा, आंध्रा के बच्चों को पढ़ा देगा, ज़्यादा लोग उसके पास आएंगे। तो ज़्यादातर अच्छे टीचर्स इंग्लिश मीडियम की तरफ भागते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मतलब सिलेक्शन नहीं हो सकता, बट आपको फिर, क्योंकि आपको खुद पता है उनके बारे में, क्योंकि उनके नाम रवि सिहाग और सुनील धनवंता, इन सब लोगों के नाम पता है, तो पहले से ही आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो फिर इसमें आप तो और आगे हैं उन लोगों से भी। तो अभी तो ज़्यादातर लोगों ने शुरुआत भी नहीं की होती, तो ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। बट हाँ, ये सच्चाई है कि मतलब हम लोगों को भी इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि इंग्लिश हम किताब पढ़ के समझ सकें, और अभी ऐसी स्थिति में नहीं है, तो फिर कोशिश करें, धीरे पढ़ेंगे, नहीं मतलब समझ में आता है डिक्शनरी में देखें। और इंटरव्यू के दौरान भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब आपसे अपेक्षा तो नहीं की जाती है, माध्यम के आपसे पूछा जाता है कि आप इंग्लिश मीडियम में इंटरव्यू देना चाहते हैं, हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी इंटरव्यू बोर्ड का मेंबर, मान लीजिए तमिलनाडु का कोई मेंबर आ गया, उसको हिंदी आती ही नहीं, वो हो सकता है आपके सारे जवाबों को समझ ही ना पाए, वो ना कर पाए, तो उससे थोड़ा वो होगा। और कभी कभी बोल भी देते हैं कि आप बेसिक इंग्लिश में बोल के दिखाएं, आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए, ये चेक करने के लिए नहीं कि भैया इसको इंग्लिश आती है कि नहीं। हिंदी में आप व्यक्ति कोई चूज कर रहा है इंटरव्यू देना, तो ऑब्वियसली उसकी हिंदी में ज़्यादा अच्छा बोल सकता है वो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए बोल देते हैं। तो यही वो रहेगी आपसे अपेक्षा कि ये ना सोचें कि सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, कम हुआ है, विभिन्न कारण मैंने आपको बता दिए हैं, बट उनसे आप चीज़ों से ऊपर उठ के आप जो तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा।